अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम साइकोलॉजी के लेक्चर में पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था, ये मेमोरी जो है वो क्या होती है। पहले हमने मेमोरी के 2 लेक्चर्स किए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने मेमोरी का एक जनरल ओवरव्यू किया था कि मेमोरी कैसे होती है, क्या होती है, किस तरह वर्क करती है, उसकी एनकोडिंग डिकोडिंग कैसे होती है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा उसकी टाइप्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में और सेंसरी मेमोरी के बारे में। तो थर्ड टाइप हमारे पास रह गई थी, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आज हम एक फुल डिस्कशन करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी पे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बेसिकली क्या होती है, इसकी क्या स्टोरेज होती है, क्या कैपेसिटी होती है, कैसे वर्क करती है, किस तरह की मेमोरीज को स्टोर करती है, कोई फर्दर इसकी आगे टाइप्स हैं कि नहीं है फंक्शनिंग, ये सारी डिस्कशन हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी क्यों कहते हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या करती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे पास एक स्टोरेज हाउस होता है। स्टोरेज हाउस किस चीज़ का होता है? हमारे जो ऑल एक्सपीरियंस्ड हमारे जो इवेंट्स होते हैं उनका, इवेंट्स का, इंफॉर्मेशन का, हमारी स्किल्स, हमारे टैलेंट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी इमोशंस, ये सब चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। हमारा जो ये स्टोरेज हाउस है इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी की कि ये थ्रू आउट आवर लाइफ जो भी इनमें से इवेंट्स होते हैं, ठीक है, हम अपनी थ्रू आउट आवर लाइफ हम जो भी इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोसेस करते हैं, बचपन से लेके ओल्ड एज तक या जितना भी हमारा लाइफ का स्पैन होता है वहाँ तक जो हमारी स्किल्स होती हैं उन पे हम वर्क करते हैं, उनको इन्हांस करते हैं, हमारे टैलेंट्स होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम डिफरेंट लोगों से मिलकर डिफरेंट टाइप के इमोशंस को फील करते हैं, वो सब कुछ हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक स्टोरेज हाउस होता है, उसमें स्टोर होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये बहुत एक इन द लॉन्ग रन टाइप की सेंस में काम करती है। ठीक है, आगे जाके हम इसकी स्टोरेज और कैपेसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसकी कितनी स्टोरेज है और कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ से हमने क्या सीखा कि ये एक टोटल नॉलेज जो है वो वर्ल्ड का और पर्सन का, ये चीज़ जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो रही होती है। यानी एक पर्सन अपने बारे में क्या सोचता है, उसका एक क्या ओवरव्यू है, और ओवरऑल अपनी लाइफ का और एनवायरनमेंट का क्या वो सोचता है, उसका क्या ओवरव्यू है, ये सारी बातें लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती हैं। ठीक है जी, ये वाली जो हमारे पास मेमोरी टाइप होती है ये क्या करती है, ये जस्ट रिटेन ही नहीं करती इवेंट्स को, रिकॉर्ड को, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा जो है वो काम कर रही होती है। जो हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ी थी और हमने सेंसरी मेमोरी पढ़ी थी, वो क्या करी थी कि वो इनकमिंग मेमोरी को, चंद सेकंड्स की मेमोरी को जो है वो हमारे पास स्टोर करी थी और उनको रिकॉल और रिटेन करके काम करी थी। जबकि जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी का काम है वो मेमोरी की इंफॉर्मेशन की रिटेनिंग से कहीं ज़्यादा है। ये मेमोरी बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो वर्क करी होती है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करी होती है एक ही टाइम में। अब हम अगर बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में इनकोडिंग के प्रोसीजर की, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी इनकोडिंग किस तरह से होती है। हमारी इनकोडिंग होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में इस तरह, कॉन्शियस जो हम अटेम्प्ट करते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में थोड़ी सी कम हो रही होती है। ठीक है जी, क्योंकि जब आप चीज़ें डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं सेंसरी मेमोरी में और शॉर्ट टर्म मेमोरी से होके जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता है, आपका इसमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है कि आप चीज़ों को ले जाके लॉन्ग टर्म में चले जाएं। हाँ, जब आप उसको एक जो है रिटेन करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे उसको, तो फिर आप कॉन्शियस एफर्ट करेंगे। आप एनकोड करते हुए कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर रहे। ठीक है जी,
Encoding information into LTM is often the result of a relatively deep level of conscious processing. Relatively हमारे पास डीप प्रोसेसिंग जो है वो हो रही होती है। ठीक है जी, डीप प्रोसेसिंग कैसे हो रही होती है कि हम वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जिस पे हम इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे होते, लेकिन हमें उसका कुछ ना कुछ चंक्स, कुछ ना कुछ उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो याद रह जाती है, और ये हमारा मेमोरी स्टोर जो है वो देखता है कि ये पर्सन इस चीज़ पे काम नहीं कर रहा, इसको डेली लाइफ में या वर्किंग मेमोरी में नहीं लेके आ रहा, तो वो एक डीप प्रोसेसिंग करता है और हमारे अनकॉन्शियस में ले जाके कहीं ना कहीं जो हमारे डिफरेंट मेमोरीज के डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं उनमें ले जाके रख लेता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, अब मेमोरी, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी किस तरह से वर्क करती है कि ये चीज़ों के दरमियान कुछ ना कुछ हमारे मीनिंगफुल कनेक्शंस जो हैं वो बना लेती है। ठीक है, मीनिंगफुल कनेक्शंस हमारे पास किस तरह से बनते हैं, जैसे आपने कोई चीज़ याद रखनी है, कोई वर्ड याद रखना है, किसी चीज़ का एक्रोनिम याद रखना है। एक्रोनिम ऐसा वर्ड होता है कि किसी लॉन्ग फ्रेज के हम एक एक वर्ड को जो है वो जहन में रख लेते हैं। किसी ऐसी चीज़ को आपने याद करना है तो आप क्या करेंगे कि उन चीज़ों के दरमियान अपेरेंटली कोई लिंक ना हो, लेकिन आप उसको याद रखने के लिए, अपनी मेमोरी में रखने के लिए एक मीनिंगफुल कनेक्शन बना लें। जैसे मैं ये आपके सामने एक वर्ड लिखूं ACCA, आपको शायद ये ऐसे याद ना रहे या आपका ब्रेन इसको ऐसे याद कर ले CCAA, लेकिन अगर मैं इसको एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख दूं, ऑल कैट्स कैन एक्ट, तो ये क्या हुआ, ये वाला A यहाँ आ गया, ये वाला C ये हो गया, ये वाला C ये हो गया और ये वाला A यहाँ हो गया। तो ऑल कैट्स कैन एक्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा, तो आपको ACCA भी याद रहेगा। तो मीनिंगफुल कनेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है इस बात के लिए कि हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखें। हमारा माइंड जब ये देखता है कि हम चीज़ों को मीनिंगफुली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे, एक चीज़ में से कोई मीनिंगफुल एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल रहे, तो वो उस चीज़ को भूल जाता है या फिर क्या करता है कि उस चीज़ को जब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो रख लेता है समटाइम्स, लेकिन क्या होता है कि अगर हम उसको याद करने लगते हैं तो हमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये जब इस टाइप का मीनिंगफुल कनेक्शन आपका माइंड बना लेता है तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाता है। अब ACCA शायद इतना मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं था, लेकिन ऑल कैट्स कैन एक्ट जो है वो एक वेरी मीनिंगफुल कनेक्शन है, तो आपका ब्रेन इस चीज़ को क्या करेगा, अच्छे से एनकोड करेगा और अच्छे से याद रखेगा। ठीक है जी, उसके बाद एक चीज़ होती है मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन की। अब मीनिंगफुल कनेक्शन तो हमारे माइंड ने क्रिएट कर लिया, मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, अब ये हम देखते हैं। मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या होती है कि जैसे कोई भी इवेंट होता है, आपका कोई भी एक्सपीरियंस होता है, तो आपका माइंड उसमें से कोई ना कोई मीनिंगफुल चंक उठा के, कोई ना कोई पार्ट उठा के उसको याद रख लेता है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप अपने बचपन का कोई वाकया बताएं, तो आपका जो एक बचपन का टाइम है, जो चाइल्डहुड का टाइम है, वो कोई एक दिन पे या एक वीक पे या एक मंथ पे तो बेस नहीं कर रहा है। तो इन मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशंस की बेस पे आप क्या करेंगे कि आप बचपन के इवेंट्स याद करेंगे। उन इवेंट्स में आपको अपने माइलस्टोन्स भी याद आएंगे कि मैंने इस तरह मैं इस एज में स्कूल गया, मैं इस एज में स्कूल गई, ये हुआ वो हुआ। फिर आप स्पेसिफिकली मज़ीद मीनिंगफुली उन चीज़ों को देखेंगे तो आपका माइंड स्पेसिफिकली आपको वो इवेंट याद करा देगा, आप वो इवेंट रिकॉल कर लेंगे। वो आप इवेंट क्यों रिकॉल करेंगे, मेरे बचपन का जो कोई आपका इवेंट था आपके बचपन का, आप मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे याद रखेंगे कि आपके दिमाग ने उस इवेंट का कोई ना कोई पार्ट याद किया होगा। जैसे आपने कोई शरारत की, उस शरारत की बेस पे कोई फ़नी जो है वो इवेंट हुआ, या आपको कोई डांट पड़ी, या आपने उस चीज़ से लर्न किया, तो आपके ब्रेन ने एक मीनिंगफुल कनेक्शन बना दिया कि ये जो है वो शरारत थी और उस शरारत के नतीजे में ये रिज़ल्ट निकला, तो
तो देयर मस्ट बी सम मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप उसको याद करना चाहेंगे, रिट्रीव करना चाहेंगे, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन उठा के आपकी सेंसरी मेमोरी में आपको दे देगा, तो आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उस इवेंट के बारे में बात करना बंद करेंगे तो कुछ घंटों के बाद वो मेमोरी आपकी दोबारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, लेकिन वो स्टिल मीनिंगफुली ऑर्गेनाइज्ड ही रहेगी। ठीक है, हमारी जो मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन है ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि हम किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट की बेस पे या किसी ख़ास कंटेंट की बेस पे इसको बनाते हैं। इवन हमारे स्मॉलेस्ट जो इवेंट्स होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा सकते मीनिंगफुल कनेक्शंस के बगैर। क्या होता है हमारे पास कि इसमें एक चीज़, हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है और एक हमारे पास एक कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट क्या होता है कि जैसे आप एक ख़ास, जैसे मैंने आपको इवेंट बताया कि आपने बचपन का जो है वो वाक़या याद करना है। अब आप क्या करेंगे कि आपको कोई इस तरह की बात करे तो आप कॉन्टेक्स्ट याद करेंगे इवेंट्स के। इवेंट्स आपकी लाइफ में डिफरेंट हो सकते हैं कि आप स्कूल कब गए, आप कॉलेज कब गए, आपका बचपन जो है वो उनके क्या क्या इवेंट्स थे। ये हो गया एक कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट क्या हो गया कि शरारती इवेंट्स भी आपने कई आपकी लाइफ में होते हैं, एक या दो भी हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये उसका कंटेंट हो गया, यानी उसकी जो एक शरारत का एलिमेंट था वो कंटेंट हो गया और जो इवेंट की नेचर थी वो कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट बहुत मैटर करता है मीनिंगफुली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। जब हम ये चीज़ें याद नहीं रखते तो हम मीनिंगफुली ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, इनकी बेस पे किसी भी इंफॉर्मेशन को इतना जो है वो सेंसिबल बना लेते हैं कि वो हमें याद रह जाए। इवन स्मॉलेस्ट ऑफ द इवेंट्स भी जो हैं वो हमें याद नहीं रहते अगर हम उनको सेंसिबली ऑर्गेनाइज ना करें। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटजीज जो है वो हमारा माइंड यूज़ कर रहा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, मेमोरी को स्टोर करने के लिए। उसको हम कहते हैं निमोनिक्स। ये निमोनिक्स हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास सेट ऑफ स्ट्रेटजीज होते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं जो क्या करती हैं, न्यू इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर देती हैं ओल्ड इंफॉर्मेशन से, सो दैट कि हम अपनी मेमोरी स्टोरेज जो है वो अच्छे से कर सकें। इन स्ट्रेटजीज को हम नाम देते हैं निमोनिक्स का। वो निमोनिक्स कैसे वर्क करती हैं कि जैसे आपने किसी ऐसी जगह आप गए कि वहाँ पहले भी गए हुए थे, या आप किसी ऐसी फ्रेंड से मिले, किसी ऐसी आप कहीं किसी ऐसी गैदरिंग में गए जहाँ पहले भी गए हुए थे, या वो चीज़ आपको कोई याद आए, आप कोई वर्क करें वो आपकी लाइफ में पहले भी हो चुकी हो। जैसे आप कहीं जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, आपको कोई बहुत इंजॉयफुल एक्सपीरियंस होता है, आपकी किसी फ्रेंड की कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई फैमिली इवेंट होता है, कोई लंच होता है, कोई डिनर होता है, कुछ भी। तो ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन हो गई कि आपका ब्रेन प्रेजेंटली इस पे वर्क कर रहा है, आपका माइंड। और ओल्ड इन्फॉर्मेशन क्या हो गई कि इसी तरह ही इतना ही जो है एन्जॉयमेंट आपने किसी और भी सिचुएशन में फील की थी, किसी और भी इवेंट में थे, तो क्या होगा कि आपका ब्रेन न्यू इन्फॉर्मेशन को, न्यू इवेंट की एन्जॉयमेंट को ओल्ड इन्फॉर्मेशन से, ओल्ड एन्जॉयमेंट से, किसी ओल्ड इन्फॉर्मेशन किसी इवेंट की एन्जॉयमेंट से जो है वो कंबाइन करके जो है एक ऑर्गेनाइज कर लेगा, एक स्ट्रेटजी बना लेगा कि मैंने इसको इस तरह से याद रखना है, कि इसको मैंने इवेंट की फॉर्म में याद रखना है, और इस टेक्निक को हम कहेंगे दिस इज निमोनिक्स। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि स्टेट डिपेंडेंस भी एक चीज़ होती है। स्टेट डिपेंडेंस हमारे पास क्या चीज़ होती है, हम देख लेते हैं। अच्छा जी, क्या हम बात कर रहे थे, स्टेट डिपेंडेंस। स्टेट डिपेंडेंस हमारे पास क्या चीज़ होती है
It is easier to retrieve a particular episode if we are in the same context or same place in which we encoded it. यानी जब आप किसी भी चीज़ को याद करने लगते हैं तो उस टाइम आपकी फिजिकल और मेंटल क्या स्टेट होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाते हैं जहां आप पहले भी आए हुए हैं किसी भी पर्सन के साथ, चाहे आप अकेले आए हुए हैं, किसी फ्रेंड के साथ आए हुए हैं, किसी रिलेटिव के साथ आए हुए हैं, किसी कलीग के साथ आए हुए हैं, फैमिली मेम्बर के साथ आए हुए हैं, तो आपको क्या होगा कि आप जैसे ही उस जगह पे जाएंगे आपको लास्ट टाइम जब आप किसी भी फ्रेंड के साथ या जिस भी किसी पर्सन के साथ आए थे वो वाला टाइम आपको याद आ जाएगा. आपने कॉन्शियस एफर्ट ना भी की हो तो भी आपको याद आ जाएगा ड्यू टू स्टेट डिपेंडेंस, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड उसी स्टेट में वापस चला जाएगा और आपको रिकॉल करके बता देगा कि ये वही जगह है जहां हम पहले भी आए थे. ठीक है. दिस इज़ द रीज़न कि जब आप कहीं भी किसी शॉप पे जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको एकदम याद आ जाता है कि जब हम लास्ट टाइम आए थे हमने ये वाली चीज़ यहाँ से खाई थी तो उसका टेस्ट ऐसा था, या हम फर्स्ट टाइम इधर कब आए थे, फर्स्ट टाइम हम कैसे आए थे, या जब ये नया नया ओपन हुआ था तो इसका टेस्ट ऐसा था, अब इन्होंने अपना टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट किया. ये सब कुछ क्यों होता है? स्टेट डिपेंडेंस की वजह से. जब आप उसी फिजिकल और इमोशनल स्टेट में होते हैं तो आपको किसी भी चीज़ को रिकॉल करने में आसानी होती है. ठीक है जी. अब हम बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की हमारे पास स्टोरेज जो है वो किस तरह से वर्क करती है. स्टोरेज ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास इसकी जो कैपेसिटी होती है वो एक्सट्रीमली लार्ज होती है, और ये इतनी लार्ज होती है कि सम बिहेवियरिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि ये क्या होती है, इन्फिनिटी तक जारी होती है, यानी कि अनलिमिटेड होती है. ये चीज़ अभी तक स्टिल रिसर्च के प्रोसेस में है, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है, अब तक की रिसर्च तक 21st सेंचुरी तक ये कहा जाता है कि ये एक्सट्रीमली लार्ज कैपेसिटी है, यानी कि यू कैन से दैट इट इज़ अनलिमिटेड, कि ये हमारे डेली लाइफ के, वीक के, मंथ के, ईयर्स के, इवन अ होल लाइफ के इवेंट्स जो है वो एक चीज़ स्टोर कर रही है, तो इट मस्ट हैव अ ह्यूज कैपेसिटी. जाहिर है उसके पास इतनी ह्यूज कैपेसिटी है तभी तो वो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है, बट इट इज़ स्टिल टू बी डिस्कवर्ड कि ये एग्जैक्ट लेवल ऑफ कैपेसिटी जो है वो कितना है. ठीक है जी. उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी जो चीज़ें होती हैं वो रिट्रीव किस तरह से हो रही होती हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारा रिट्रीवल का प्रोसीजर किस तरह से हो रहा होता है. रिट्रीवल एंड एलटीएम. एलटीएम स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी. अच्छा जी, कुछ हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, बिहेवियरिस्ट जो हैं हमारे पास, वो हमें क्या बताते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन जो एक दफ़ा लाइफ टाइम में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ गई है वो कभी भी लॉस्ट जो है वो नहीं होगी. इन्फॉर्मेशन यानी वंस हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ गई है तो इसका मतलब है वो इसी के बीच में कहीं है, वो कहीं कभी भी यहाँ से बाहर स्लिप नहीं होगी, वो इसी बॉक्स में ही कहीं ना कहीं होगी. अगर आपका माइंड उसको याद नहीं कर पाता तो इसकी ये रीज़न नहीं है कि उसने आपकी उस इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं किया, बल्कि उसकी ये रीज़न है कि आपको उसके रिट्रीवल में प्रॉब्लम हो रही है, आपको याद नहीं कर पा रहे आप उसको. यानी रिट्रीवल इज़ नॉट द एरर ऑफ स्टोरेज बट रिट्रीवल इज़ द एरर ऑफ रिकॉलिंग. यानी अगर आप कोई चीज़ याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप, ये नहीं है कि आपके माइंड ने उसको स्टोर ही नहीं किया, या बल्कि ये है कि आपका माइंड उसके क्लूज़ को जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा. आपका माइंड आपको ये बता नहीं सक रहा है कि मैंने याद कर लिया है इस चीज़ को. और समटाइम्स ऐसा होता भी है,
हम किसी से जब कोई बात कर रहे होते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ हमारे माइंड में जो है उस बात से रिलेटेड आ रही होती है, लेकिन हम नेक्स्ट पर्सन को कह रहे होते हैं कि मुझे ना ये चीज़ याद तो आ रही है लेकिन मैं आपको बता नहीं सक रहा हूँ या मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे माइंड में ये चीज़ है बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। वो क्यों होता है आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन वाला फिनोमेना? वो इसीलिए होता है कि आपका माइंड जो है ना वो फेल हो रहा होता है उस टाइम इस चीज़ में कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से उस चीज़ को रिट्रीव करे। बट स्टिल दिस इज़ नॉट एन एरर ऑफ स्टोरेज, स्टोर हुई होती है आपके पास इंफॉर्मेशन वो। ठीक है जी, यानी पुअर मेमोरी जो है वो रिट्रीवल का फेलियर होती है, स्टोरेज का फेलियर नहीं होती हमारे पास। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिहेवियरिस्ट हमें बताते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और आप कोई बुक फाइंड आउट करने लगते हैं। अब लाइब्रेरी में क्या होता है, वो एक ह्यूज सी बिल्डिंग होती है, समटाइम्स उसके कुछ फ्लोर्स भी होते हैं, लाइक एक फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे आपको जनरल बुक्स समटाइम्स कोई अगर हो तो वो मिलेंगी, अगर नेक्स्ट फ्लोर पे है ये आपको कोई बात नहीं कर रही कि लाइब्रेरी इसी तरह ही वर्क करती है, हो सकता है कि लाइब्रेरीज में कुछ और भी रूल्स होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लाइक फर्स्ट फ्लोर पे जो है आप कोर्स की बुक्स हैं, सेकंड फ्लोर पे जो है वो जर्नल्स हैं, थर्ड फ्लोर पे जो है वो पेपर्स पड़े हुए हैं, मतलब कुछ भी ऐसी डिफरेंट जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब आपको अपने रिलेटेड एक बुक चाहिए, आपको समझ नहीं आ रही कि आप कौन से फ्लोर के एग्जैक्ट कौन से वाले रैक में जाके उसको फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगी, बट इट डज नॉट मीन कि जो आप ढूंढना चाह रहे हैं बुक या जो भी मटेरियल या कोई जर्नल या व्हाटएवर तो वो उस लाइब्रेरी में नहीं है। फेलियर यहाँ पे किस चीज़ का है कि आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं या आप याद नहीं कर पा रहे हैं कि वो वाली बुक जो है वो कहाँ थी। तो सेम इज़ द केस विद योर मेमोरी कि जब आप कोई चीज़ याद नहीं कर पाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं है, इसका ये मतलब है कि आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप रिट्रीव करने में फेल हो रहे हैं। रिट्रीवल की हमारे पास क्या जो है वो कॉजेज़ होती हैं कि समटाइम्स हमने उस इंफॉर्मेशन को इतना मीनिंगफुली जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं किया होता, एक ये कॉज हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि मीनिंगफुली चीज़ों को हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है। एक ये चीज़ हो सकती है कि आपके ब्रेन ने उसको अच्छे से रिहर्स ना किया हो, उस पर वर्क ना किया हो, या एक इन्फॉर्मेशन को सिर्फ आपने एक ही दफ़ा इनकाउंटर किया हो, दूसरी या तीसरी दफ़ा आपने उसके बारे में कुछ याद ना किया हो। तो रिट्रीवल के हमारे पास डिफरेंट रिट्रीवल फेलियर के हमारे पास डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन आवर इंटरेस्ट। एक चीज़ जो है इसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर हो रहा होता है इसमें करता है, क्योंकि जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है, जिन बातों में हम इंटरेस्टेड होते हैं वो हम बहुत अच्छे से याद रखते हैं, जिन बातों में हम इंटरेस्टेड नहीं होते वो हम याद नहीं रखते। जैसे आपको किसी फ्रेंड से बात करनी हो, उसको व्हाट्सएप करना हो तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, लेकिन अगर किसी मैम ने असाइनमेंट का कहा है तो वो आप समटाइम्स भूल जाएंगे। आप क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि जाहिर है आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। तो एक चीज़ हमारे पास इंटरेस्ट भी होता है जो हमारी मेमोरी में बहुत मेन रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की कुछ हमारे पास टाइप्स होती हैं। अब हम उन टाइप्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब तक हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात की। लॉन्ग टर्म मेमोरी की हमारे पास क्या टाइप्स होती हैं ये हम देखते हैं। एक हमारे पास होती है डिक्लेरेटिव और एक हमारे पास होती है नॉन डिक्लेरेटिव। ठीक है जी, नॉन डिक्लेरेटिव को हम प्रोसीजरल भी कहते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव को हम एक्सप्लिसिट भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइप की फर्दर आगे टू जो है वो हमारे पास सब टाइप्स हैं। एक हमारे पास एपिसोडिक है और एक हमारे पास सिमेंटिक है, और नॉन डिक्लेरेटिव जो हमारे पास मेमोरी की टाइप है उसकी जस्ट आगे एक ही टाइप है, उसको हम नाम देते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी का। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है मेमोरी की टाइप्स का। अब हम आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या किस तरह होती है कि एक हमारे पास डिक्लेरेटिव होती है जिसको हम एक्सप्लिसिट भी कहते हैं, एक हमारे पास नॉन डिक्लेरेटिव होती है जिसको हम प्रोसीजरल भी कहते हैं।
एक्सप्लिसिट या फिर डेक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो आगे से फर्दर 2 में डिवाइड हो रही है। वन इज एपिसोडिक टाइप एंड वन इज सिमेंटिक टाइप। नॉन डेक्लेरेटिव टाइप जो है वो फर्दर कंटिन्यू कर रही है इम्प्लिसिट की तरफ, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन इन सब टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी डेक्लेरेटिव मेमोरी की, जिसको हम एक्सप्लिसिट भी बोल रहे थे, ठीक है। डेक्लेरेटिव मेमोरी हमारे पास क्या होती है? ये मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जो कि हमारे कॉन्शियस रिकॉल पे बेस कर रही होती है। कॉन्शियस रिकॉल पे हमारे पास कैसे जो है वो बेस कर रही होती है? ये हमें क्या बताती है कि हम एक किसी भी चीज़ का, किसी भी रूल का, किसी भी नेचुरली अकरिंग बेशक फिनोमिना आप ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ को जब हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किसी को उसका कोई क्लू याद रख रहे होते हैं, या जब कोई इवेंट हो रहा होता है हम उसको अपने माइंड में कंसीडर कर रहे होते हैं, या किसी ऑलरेडी हुए हुए इवेंट को रिकाउंट कर रहे होते हैं, तो हमारी ऑब्वियसली ये कॉन्शियस एफर्ट होती है। तो ये चीज़ हमारी डेक्लेरेटिव मेमोरी बता रही होती है। यानी आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो कि कोई आपसे पूछे कि साइकोलॉजी जो है वो क्या होती है या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है साइकोलॉजी के साथ, तो इस क्वेश्चन का जो आप आंसर देंगे ना वो आपकी डेक्लेरेटिव मेमोरी पे बेस कर रहा होगा। यानी आप साइकोलॉजी को क्या समझते हैं एज अ स्टूडेंट के वो क्या है, आप एक कॉन्शियस रिकॉल करेंगे ना अपने एक्सपीरियंस का, अपने नॉलेज का, उस एक्सपीरियंस की बेस पे आप एक या दो लाइंस या एक सेंटेंस जो है वो आपका माइंड सोचेगा और आप बताएंगे, वो आपकी डेक्लेरेटिव मेमोरी होगी, ठीक है जी। ये क्या है कि ये हमारी का मेमोरी का व्हाट होता है, यानी किसी भी चीज़ को जो है, किसी भी फिनोमिना को, किसी भी प्रिंसिपल को, उसके बारे में क्या याद रखना है, व्हाट जो है हमारी मेमोरी का डेक्लेरेटिव मेमोरी कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास डेक्लेरेटिव मेमोरी की 2 टाइप्स थी, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। तो हम पहले देख लेते हैं एपिसोडिक को। अच्छा जी, एपिसोडिक मेमोरी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है कि हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारी एपिसोडिक मेमोरी वो होती है, यानी उनकी मेमोरी जो है वो एपिसोडिक मेमोरी होती है। एज द नेम स्पेसिफाइज एपिसोड। एपिसोड क्या होती है? आप ड्रामा देखते हैं, कोई सीजन देखते हैं, उसकी एक एपिसोड होती है। वो एपिसोड क्या होती है कि कोई भी ख़ास एक इवेंट होता है, उसमें एक ख़ास कोई भी चीज़ हो रही होती है एक एपिसोड में, ठीक है। यानी किसी भी एपिसोड का कोई आपसे पूछे कि मुझे फ़लान ड्रामे की आप एक एपिसोड बताएं, तो आप उस एपिसोड में जो मेन चीज़ हो रही होती है आप उसको वो बता देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 1 आवर का या 45 मिनट्स का हर सीन अगले बंदे को बताएं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऑब्वियसली कोई ना कोई मेन चीज़ बताएंगे ना। तो जस्ट लाइक अ ड्रामा, आपकी एपिसोडिक मेमोरी भी इस तरह वर्क करती है कि हर आपका जो कोई एक्सपीरियंस हो रहा होता है डेली लाइफ में, या कोई पास्ट इवेंट भी, या कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंट पास्ट का इवेंट भी, तो वो आपकी मेमोरी में एपिसोड्स की फॉर्म में जो है वो सेव हुआ होता है। यानी फर्स्ट टाइम ये चीज़ ऐसे हुई, सेकंड टाइम ये ऐसे हुई, मेरा बचपन का जो इवेंट है वो इस तरह है, यानी बचपन में मैंने मैट्रिक में ये एग्ज़ाम दिया तो मैं उसमें इंटरमीडिएट में जो है वो इतने मार्क्स से पास हुआ, एफएससी में इस तरह हुआ, और मैट्रिक से पहले जो मेरे एग्ज़ाम्स हुए वो ऐसे हुए। तो यानी ये एक ही इवेंट है, आपका एकेडमिक इवेंट चल रहा है, लेकिन डिफरेंट उसकी एपिसोड्स हैं। तो ये अगर आप किसी को बताएंगे तो ये आप एपिसोडिक मेमोरी से अपनी इन्फॉर्मेशन उठाएंगे, ठीक है जी। ये आपकी समटाइम्स, यानी आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी पे वर्क कर रही होती है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि अपनी पूरी लाइफ को फ्रॉम योर बर्थ टू डेथ का जो फिनोमिना होता है तब तक आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ होता है, अगर आप उसको खुद अपनी लैंग्वेज में लिखें तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी एपिसोडिक मेमोरी हमारी लाइफ की एक तरह से ऑटोबायोग्राफी होती है, ठीक है। अब हम डेक्लेरेटिव मेमोरी की दूसरी टाइप को देख लेते हैं जो कि हमारे पास थी सिमेंटिक मेमोरी।
सिमेंटिक मेमोरी हमारे पास क्या होती है? कंटेन्स जनरलाइज्ड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड दैट डज नॉट इन्वॉल्व मेमोरी ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट। एपिसोडिक मेमोरी जो है वो हमारे पास, वो भी हमारे पास ऑल ओवर द लाइफ की इवेंट थी, ऑल ऑफ द लाइफ की जो है वो मेमोरी थी, लेकिन क्या था कि वो एपिसोड्स की फॉर्म में सेव थी। ये जो है वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में सेव होती है। एपिसोड्स में हमारे अपने लाइफ के इवेंट्स थे, इसमें हम क्या करते हैं कि जो दूसरे लोगों के जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, या हमारे अराउंड इर्द गिर्द जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा वर्ल्ड होता है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है, वो होती है सिमेंटिक में। ठीक है जी। सिमेंटिक मेमोरी इंक्लूड्स द फैक्ट्स विच आर ट्रू फॉर अदर पीपल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। यानी आप इसमें लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस की बेस पे आपके पास जो कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो आप इधर जो है वो रख रहे होते हैं। ठीक है। और जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप एपिसोडिक मेमोरी में रख रहे होते हैं। यानी चीज़ों के जनरल जो है वो आप ये कह सकते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अब ये लाइफ प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं, जनरल रूल्स भी हो सकते हैं, क्या एक जो है वो यूनिवर्सल लॉज एंड प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं, किसी पर्सन के से रिलेटेड भी हो सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, फैक्ट्स होते हैं वो स्टोर हो सकते हैं इसमें। ठीक है जी। चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों की भी हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट्स की भी हो सकती हैं। ठीक है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी सिमेंटिक जो है मेमोरी उसमें जा रही होती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो क्या होती है। पहले हमने देख लिया डेक्लेरेटिव को, अब हम देखते हैं नॉन डेक्लेरेटिव, और यू कैन से प्रोसीजरल मेमोरी। एज द नेम स्पेसिफाइज, जो आपका ये प्रोसीजरल मेमोरी का जो आपका स्टोरेज का बॉक्स है वो क्या कर रहा होता है कि चीज़ों के प्रोसीजर पे वर्क कर रहा होता है। प्रोसीजर क्या होता है? किसी भी चीज़ का हाउ का एलिमेंट होता है। जो हमारे पास डेक्लेरेटिव मेमोरी थी वो क्या होती? वो चीज़ों के व्हाट पे काम करी थी, यानी उनकी एक्सप्लेनेशन पे काम करी थी। जो नॉन डेक्लेरेटिव और प्रोसीजरल है वो चीज़ों की हाउ पे काम करी है, यानी कोई भी चीज़ हो रही है तो वो कैसे हो रही है। आप कोई पार्ट देखते हैं, कोई फिजिकल मशीनरी देखते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं कोई चीज़ लेने, तो आप शॉपकीपर से पूछते हैं कि अच्छा ये जो है ये डिवाइस है, इसके ये फीचर्स हैं। आप सेल फोन परचेज करने जाएं, आप टीवी परचेज करने चाहें, कोई भी आप कोई ड्रेस परचेज करना चाहें, शूज परचेज करना चाहें, तो जब आप उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को देख रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपकी प्रोसीजरल मेमोरी में सेव हो रही होती है। आप कोई न्यू प्रिंसिपल सीख रहे हैं, आप किसी चीज़ का यूज़ सीख रहे हैं, कोई भी आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, कोई आप इंटरनेट पे कोई वर्क करना सीख रहे हैं, कोई आप किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के ज़ाहिर है कुछ स्टेप्स होंगे जो आप लर्न करेंगे। अपनी एकेडमिक कोई आपकी लर्निंग है, कोई सब्जेक्ट है आपके लिए न्यू है, आप उसके बारे में इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं, कोई जर्नल देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जो भी आपका नॉलेज होगा ना वो आपकी हाउ में होगा, आपकी प्रोसीजरल मेमोरी में होगा। यानी ये क्या होता है कि ये प्रोसीजर पे हमारे पास वर्क करी होती है। ठीक है जी। यानी दिस इज़ द वे हाउ वी रिमेंबर थिंग्स, कि हम चीज़ों को किस तरह से रिमेंबर करते हैं। डेक्लेरेटिव में हमारे पास क्या था कि हम चीज़ों के बारे में क्या रिमेंबर करते हैं। नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी क्या है कि हम चीज़ों के बारे में किस तरह से जो है वो रिमेंबर करते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली डेक्लेरेटिव भी और नॉन डेक्लेरेटिव भी दोनों आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रही हैं, लेकिन उनका वर्क डिफरेंट है। ठीक हो गया। इसकी हमारे पास एक टाइप होती है, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी हमारे पास क्या होती है? रेफर्स टू मेमोरीज ऑफ विच पीपल आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर बट विच कैन इम्प्रूव सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। यानी आपकी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि आप बिल्कुल
अनकॉन्शियसली या अनविलिंगली या अननोइंगली परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी में होती हैं। यानी जैसे आपको ड्राइविंग आती है और आप कार चला रहे हैं, तो आप कार चलाते हुए आपकी कार में समटाइम्स कोई सॉन्ग्स लगे हुए हैं या कोई आपने कोई कुरानिक वर्सेस लगाई हुई हैं या कुछ भी, लेकिन ये चीज़ आपकी कार चलाने को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। आप भूले नहीं हैं कि मैंने किस रास्ते पे जाना था या मैंने कौन सा जो है वो जो फीट जो है वो कहाँ पे रखना था, तो मैंने ब्रेक लगानी थी, और मैंने कहाँ पे रखना था तो मैंने कार को जो है वो रेस देनी थी। ये चीज़ आप इतनी ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, आपका ब्रेन इतना ज़्यादा इस चीज़ से मानूस हुआ है, फैमिलियर हुआ है कि आप उसको डेली लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं। यानी आप एक और एग्जांपल देख लें कि आप सुबह उठते हैं, ठीक है, हम वॉशरूम जाते हैं, हम मुँह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, तो ये चीज़ हम डेली लाइफ में इतना रिपीट करते हैं, हम बचपन से ये काम करते हुए आ रहे हैं कि हम अननोइंगली अनकॉन्शियसली इस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी मेमोरी में सेव हो रही है और आपकी डेली रूटीन को बिल्डअप कर रही है। सो दिस इज हाउ योर इम्प्लिसिट मेमोरी वर्क्स। ये मेमोरी जो है आपके प्रायर एक्सपीरियंसेस से भी जो है वो डील कर रही होती है। जैसे मैंने आपको ब्रश करने की एग्जांपल दी, एक दिन आप ब्रश कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1-2 दिन पहले जो आपकी टूथपेस्ट की ट्यूब थी वो थोड़ी सी कम हो या ख़त्म हो रही हो, तो आप जब उस दिन ब्रश करने लगेंगे तो आपको एकदम याद आएगा कि ओहो कल या परसों मैंने ब्रश किया था तो वो थोड़ी रहती थी, तो आज तो ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली होगी। या हो सकता है आप बिल्कुल ब्रश को लगा चुके हैं उसमें पेस्ट पे और आप उसको करने लगे, आपको उस टाइम याद आए, ठीक है। तो ये हमारी वो चीज़ें होती हैं जो अनकॉन्शियसली हो रही होती हैं। समटाइम्स आपको इनको करना जो है वो याद भी नहीं रहता। ये इम्प्लिसिट मेमोरी आपको फ्यूचर की इंफॉर्मेशन भी दे रही होती है समटाइम्स, ठीक है। फ्यूचर की जो मेमोरी जो है आपकी इंफॉर्मेशन को दे रही होती है वो आपकी क्या होती है, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। यानी कैसे कि जैसे आप कहीं बाहर आए हैं और आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर ने आपको काम कहा है कि मुझे ना वापसी पे ये काम करते हुए आपने आना है, आपने मेरा ये काम करना है। आपकी मदर ने, फादर ने, किसी सिबलिंग ने कुछ भी कहा है, लेकिन जब आप स्टोर पे जाते हैं तो आप ना एकदम आपको याद नहीं आता, आप याद करने की कोशिश करते हैं, आप समटाइम्स भूल जाते हैं कि मुझे क्या लेना था। तो ये आपकी प्रोस्पेक्टिव जो है वो मेमोरी होती है, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। दूसरी क्या हमारे पास टाइप होती है इसकी, रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी। रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी आपकी क्या होती है कि आप पास्ट को रिमेंबर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप कार चला रहे हैं, कार चलाने की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो आप कार चलाते हुए सोचेंगे कि लास्ट टाइम जब मैंने कार चलाई थी तो मैं यहाँ गया था या यहाँ गई थी, या 1-2 दिन पहले मैंने चलाई थी, एक दिन मैंने नहीं चलाई लेकिन एक दिन से पहले जब मैंने लास्ट टाइम कार चलाई थी तो कार थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी। तो ये आपकी कौन सी मेमोरी होगी, रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी का। इसमें हमने देखा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे वर्क करती है, उसकी किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, किस तरह से उसकी एनकोडिंग होती है, किस तरह से उसकी स्टोरेज होती है, कैपेसिटी होती है। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स देखी, जिसमें हमारे पास डेक्लेरेटिव मेमोरी थी जिसको हम एक्सप्लिसिट मेमोरी कह रहे थे, एक हमारे पास नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी थी जिसको हम प्रोसीजरल मेमोरी कह रहे थे। डेक्लेरेटिव की हमारे पास 2 टाइप्स थी, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। नॉन डेक्लेरेटिव की हमारे पास आगे एक टाइप थी जिसको हम इम्प्लिसिट कह रहे थे। इम्प्लिसिट आगे से 2 में डिवाइड हो रही थी, प्रोस्पेक्टिव में और रेट्रोस्पेक्टिव में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।